Hey everyone, this is अभिषेक. वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म. ये है CDP का प्रीमियर 7, जहां हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होगा सभी तरह की टीचिंग भर्ती परीक्षा, KVS, NVS, सुपर टेट, CTET सभी के लिए. चलिए बिना समय लिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न. आज का पहला प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए. आप शिक्षक या शिक्षिका हैं, आप पढ़ा रहे हैं यानी अध्यापन कर रहे हैं, उस दौरान कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको. विषय वस्तु का, विद्यार्थी की आयु का, वैयक्तिक भिन्नता का यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का. बताइए. एज ए टीचर पढ़ाते समय आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे. चारों विकल्प हैं आपके सामने. देखिए यहाँ सही विकल्प होगा वैयक्तिक भिन्नता, क्योंकि आपके कक्षा में सभी छात्र एक तरह के ही नहीं होंगे. सभी बालक की अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, व्यक्तिगत पर्सनालिटी होती है अपनी. कोई बालक बहुत प्रतिभाशाली है, कोई बालक सामान्य बुद्धि का है, कोई बालक विशिष्ट है. तो हर बालक की बुद्धि और समझ का स्तर भिन्न भिन्न है. तो आपको पढ़ाते वक्त इन सारे बालकों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिक्षण प्रक्रिया को संपादित करना है. तो इसलिए विकल्प सी सबसे अच्छा है. अगला प्रश्न है, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, सीखने की मौलिकता का सूचक है, सीखने की गत्यात्मकता का सूचक है, या फिर सीखने में रचनात्मकता का सूचक है. सीखने का वक्र किसके सूचक है. लर्निंग कर्व्स. देखिए सिंपल सी बात है, प्रगति का सूचक है. विकल्प ए होगा कि आपकी लर्निंग कर्व कभी ऊपर उठा, कभी नीचे गया, कभी ऊपर उठा, कभी नीचे गया, कभी क्षैतिज है या कभी एकदम सीधे जा रहा है. तो वो प्रगति बता रहे हैं कि आपकी प्रगति किस प्रकार की है. तो इस प्रकार से सीखने का वक्र जो है सीखने की प्रगति का सूचक है. तो विकल्प ए यहाँ सही होगा. पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था. खरगोश, चूहे, बिल्ली, कुत्ते पर. बताइए. बिल्कुल डी यहाँ होगा विकल्प सही. पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था. उन्होंने कुत्ते को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था और कुत्ते को जब भी भोजन वो देते थे तो कुत्ता उस भोजन से पूरी तरह से अनुबंधित हो गया था. और जब भी उसे भोजन मिलने का समय होता, घंटी बजती, तो उस घंटी से वह उसके मुंह में लार आने लगती थी. तो अब वो घंटी से अनुबंधित हो गया था कि जब घंटी बजेगी मतलब भोजन मिलने का समय हो गया. तो उस घंटी से इस क्रिया को अनुबंधित किया, जिसको अनुबंधन की प्रतिक्रिया या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहा जाता है. अगला प्रश्न है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है. किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था. इस वीडियो के अंत में आपको इसी स्क्रीन पे किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था के वीडियो डिस्प्ले हो जाएंगे. अगर आपको लगता है कि आपको इसके बारे में और जानना चाहिए तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. देखिए सिंपल सी बात है, किशोरावस्था विकल्प ए. किशोरावस्था अत्यधिक दबाव तनाव की अवस्था है. ये एक्चुअली स्टैनले हॉल का कोट है. स्टैनले हॉल ने कहा था है कि किशोरावस्था अत्यधिक दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था है. निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षण को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके. तनाव, चिंता, भग्नाशा, संबंध. चारों विकल्प आपके सामने. बताइए. मानसिक विकार के लक्षण सभी दर्शाते हैं सिवाय मतलब एक नहीं दर्शाता है. विकल्प डी, यह मानसिक विकार नहीं है. संबंध, तनाव, चिंता, भग्नाशा, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी मानसिक विकार है. भूल, ये सब चीज़ें क्या है, आपके मानसिक विकार है. लेकिन संबंध कहीं से मानसिक विकार नहीं है.
तो यहाँ विकल्प सही होता है विकल्प डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धांत, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतिच्छायित अवरोध। चारों विकल्प आपके सामने, सही विकल्प का चयन करिए। भूलने का सिद्धांत है प्रतीपकारी अवरोध। प्रतिस्पर्धा है तो ये भूलने जैसी चीज नहीं हुई है। प्रतिबोधित, यहाँ बोध हो ही रहा है आपको। प्रतिच्छाया यानी कि आपका एक मिरर बन रहा है, एक छाया बन रही है, तो यहाँ पे प्रतीपकारी अवरोध सही विकल्प होगा, विकल्प बी। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन, शक्ल सूरत, या फिर रचनात्मकता और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, चिंतन और कल्पना। तो थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार क्या था? थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इस आधार पे आप बताइए। देखिए, शारीरिक गठन, शक्ल सूरत की अगर बात की जाए तो यह किसी के व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार तो नहीं हो सकता, लेकिन थॉर्नडाइक ने दिया है। अब इसमें क्या दिया है ये देखना। तो थॉर्नडाइक ने दिया है चिंतन और कल्पना। चिंतन और कल्पना के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया है मनुष्य के व्यक्तित्व को। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का तर्क से है, चिंतन से है, बोध से है, विवेक से है। देखिए, आप प्रेरित होते हैं तो अपने कार्य को पूरा अच्छे से संपादित करते हैं तो आपको उपलब्धि की प्राप्ति होती है, यानी अंतिम पड़ाव पहुंचता है। इसी प्रकार जब आप चिंतन करते हैं या अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा? तर्क, चिंतन, बोध या विवेक। देखिए, तर्क जब करेंगे तो आप अधिगम के दौरान करेंगे, ये उपलब्धि नहीं है। चिंतन भी आप अधिगम के दौरान करेंगे। लर्निंग के दौरान अगर आपने कुछ सीखा तो आप उस चीज़ को समझ गए, यानी कि बोध क्या है? अंतिम पड़ाव हो सकता है। अगर आप मान लीजिए मैथ का कोई सवाल सीख रहे हैं, आपको सवाल नहीं आ रही है तो आप तर्क लगा रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन जब आपको सवाल आ गई तो आपको उसका बोध हो गया। तो यहाँ विकल्प सी सही होगा। जिस तरह प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से है, उसी तरह अधिगम का संबंध किससे है? बोध से है। तो यहाँ विकल्प सी सही होगा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, दोनों है, दोनों ही नहीं है। बहुत सरल प्रश्न है ये। देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार की बात की जाए या नॉर्मल प्रोसेस की भी बात जाए तो बुद्धि क्या है? सीखने की क्षमता भी है, अमूर्त चिंतन की क्षमता भी है। तो यह विकल्प सही होगा सी, दोनों ही। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञानपरक, क्रियापद, संवेगात्मक या यह सभी। चारों विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प का चयन करिए। अभिवृत्ति का मतलब ये होता है कि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपका दृष्टिकोण, कोई भी प्रकरण होता है उसके प्रति आप क्या सोचते हैं, आप कैसी सोच रखते हैं या उसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है, यह आपका अभिवृत्ति होती है। तो अभिवृत्ति के लिए आपकी संज्ञानपरकता होनी चाहिए, यानी कि आपको एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में, तब आप अपना कोई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। क्रियापद यानी कि आपको करके पता होना चाहिए, आप करके भी देख सके, तब आप एक निष्कर्ष पे निकले कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे होती है। या संवेगात्मक, तो यह सभी जो है, ये सभी है अभिवृत्ति के संप्रत्यय कहलाएंगे। तो इस तरह से विकल्प सही होता है विकल्प डी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा जल्दी किए हैं, और अगर आपको कोई डाउट या आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत जल्दी हम कोर्स वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आगे की चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कल शाम 4 बजे। थैंक यू वेरी मच।